हे एवरीबॉडी, वेलकम हियर। सक्सेस नोट में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आधुनिक इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले 2 वीडियोस में भारतीय इतिहास के बारे में, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। इससे पहले हम पोर्तुगीज़, डचेस तथा डेन्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ब्रिटिश के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि किस तरीके से कुस्तुनतुनिया में ये उस्मानी सुल्तान ने जो अधिकार किया तथा भारत आने के सभी भूमिगत रास्तों को बंद कर दिया। इसी क्रम में यूरोपीय कंपनियों ने भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज की तथा 5 कंपनियां भारत आईं, जिनमें से एक थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ब्रिटिशर्स के बारे में। तो बात करेंगे दोस्तों, पहला अंग्रेज जो भारत आया वो जॉन मिल्डे नाहल था। जॉन मिल्डे नाहल यह अकबर के दरबार में आया था, और इसी के तुरंत बाद, और यह भी कह सकते हो दोस्तों को इन्हीं के साथ में एक और अंग्रेज अकबर के दरबार में ही, रॉल्फ फिंच, यह भी भारत आया था तथा इन्होंने भारत से लौटकर जब यह ब्रिटेन पहुँचे तो इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की, एक ग्रुप बनाया जिसे मर्चेंट्स ग्रुप कहा जाता था। मर्चेंट्स ग्रुप के नाम से इन्होंने एक समूह बनाया जिसमें 217 मेंबर हुआ करते थे तथा उस समय जो है ब्रिटेन की महारानी, जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। इसी क्रम में दोस्तों इन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो कि एक चार्टर जारी होता है, जो कि वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, जो उस समय महारानी थी, उन्होंने एक चार्टर जारी किया। चार्टर का मतलब आपको पॉलिटी वाले सर बता ही चुके होंगे। यह एक राजलेख होता है जो कि किसी सरकार द्वारा पारित किया जाता है। तो यह राजलेख जारी हुआ तथा इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी गई तथा इन्हें 15 वर्षों के व्यापार की परमिशन दी गई तथा इन्हें यह ट्रेड मोनोपोली भी दी थी। मोनोपोली से तात्पर्य दोस्तों व्यापार का एकाधिकार, मतलब वहाँ पर उस समय जो है, बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन जो है वो पावरफुल एक साम्राज्य था तथा मोनोपोली का मतलब ही होता रहा कि एकाधिकार देना, मतलब इसके अलावा वहाँ से कोई भी कंपनी भारत नहीं आ सकती थी। मतलब ब्रिटेन से जो है वो कोई और कंपनी भारत व्यापार के उद्देश्य से नहीं आ सकती थी जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। पहले तो इन्हें 15 वर्षों के व्यापार की मोनोपोली दी गई। इसके बाद जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई तो उसका नाम जो है, जो नाम वहाँ पर रखा गया था, उसका नाम गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना जो है वह कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना जो लंदन में हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि स्थापना तो लंदन में हुई, भारत कौन आया और कब आया। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस यह पहली व्यक्ति हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आए तथा यह समुद्री मार्ग से भारत आए थे। दोस्तों बात करें ये जिस शिप से आए थे, तो उस शिप का नाम जो है वो हेक्टर या रेड ड्रैगन भी हुआ करता था। उसी को हेक्टर या रेड ड्रैगन कहा करते थे। और एक और बात दोस्तों, ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, यह फारसी तथा तुर्की दोनों भाषाएं जानते थे। इसी से प्रसन्न होकर जब यह जहांगीर के दरबार में आए तो इन्होंने अपनी दोनों भाषा का प्रयोग किया तथा इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इन्हें कैप्टन खान की उपाधि दी तथा इन्हें मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दी तथा व्यापार की भी परमिशन दी।
इसी क्रम में दोस्तों 1611 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जो कि अस्थायी हुई। यह स्थायी फैक्ट्री नहीं थी, टेम्पररी रूप से यह फैक्ट्री को खोला गया था मूसलीपट्टनम में। तथा इसके बाद दोस्तों ये डचेस के साथ इनका विवाद हुआ, जिसके कारण जहांगीर ने जो है यह परमिशन वापस ले ली तथा इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की 1613 में। चूँकि दोस्तों जो अंग्रेज थे वह अपनी फैक्ट्री तो सूरत में ही स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जो सूरत हुआ करता था वो ट्रेडिंग हब हुआ करता था। तो यह सूरत में अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते थे फैक्ट्री। तो 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है, और यह परमानेंट फैक्ट्री थी, जो कि सूरत में स्थापित की। अब दोस्तों बात करेंगे 1615 में सर थॉमस रो भारत आए, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हुए किंग जेम्स प्रथम के। यह किंग जेम्स प्रथम उस समय ब्रिटेन के राजा हुए, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1615 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह जहांगीर के दरबार में आए तथा लगभग 4 वर्षों तक यह भारत में रहे तथा फिर वापस लौट गए। इसी क्रम में दोस्तों 1640 में अंग्रेजों ने मद्रास शहर की स्थापना की तथा वहीं पर सेंट जॉर्ज किला बनवाया। 1661 में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर होती है शाही शादी। शाही शादी, ये जो शाही शादी जो होती है दोस्तों, यह होती है ब्रिटिश प्रिंस जो होते हैं अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स की कैथरीन ब्रिगेंजा, ये पुर्तगाली राजकुमारी हुआ करती थी। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से इनकी शादी होती है तथा इस शादी में जो पुर्तगाली होते हैं वो मुंबई, वर्तमान मुंबई है, उस समय यह बॉम्बे हुआ करता था, बम्बई को इन्होंने दहेज में दिया अंग्रेजों को। चूँकि दोस्तों यह दिया तो था राजकुमार चार्ल्स को, तथा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी ब्रिटेन की ही थी। तो 1668 में चार्ल्स ने जो है वो बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया, किराए पर। उसका किराया कितना, अगर जैसे आपसे कभी पूछा जाए, वैसे तो ये क्वेश्चन शायद ही है पूछा जाए तो इसका जो किराया था वो 10 पाउंड पर ईयर था। दोस्तों बात करेंगे इसी क्रम में 1669 में गोरोल्ड आंगियार, इन्होंने बॉम्बे शहर की स्थापना की। जो बॉम्बे शहर है वो अच्छे से बसा नहीं था, तो इन्होंने उसको एक विकसित डेवलप सिटी बनाया। इसमें उन्हें 1669 से 1677 लगभग 8 वर्षों का समय लगा तथा 1687 में 1687 में इनका एक और बड़ा काम होता है। जो ब्रिटिश इसका हेडक्वार्टर है, जो पहले सूरत में हुआ करता था, इसको इन्होंने बॉम्बे शिफ्ट किया तथा 1696 में मुग़ल शहजादे ये अजीमुशान, इन्होंने 3 गांव ब्रिटिशर्स को दान दिए, एक प्रकार से दान दिए ही बोल सकते हैं उसको। तो 3 जो गांव ब्रिटिशर्स को दिए, तो उन 3 गांव की बात करें दोस्तों तो इसमें कलिकाटा तथा सूतानती गोविंदपुर हुए। वो 1697 में सर चार्ल्स आयर ने इन तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की तथा वहीं पर फोर्ट विलियम किला बनवाया। या फोर्ट विलियम किले की बात करें दोस्तों तो ये जब 1757 का अपन प्लासी बैटल पढ़ेंगे तो ये इसी कारण होती है, क्योंकि ये जो फोर्ट विलियम होता है इसकी किलाबंदी कर ली जाती है अंग्रेजों द्वारा, और इसी कारण सिराजुद्दौला ने हमला किया तथा पहले तो इसमें वो काल कोठरी की घटना होती है, ब्लैक होल ट्रेजिडी, देन उसके बाद जो है वो बैटल ऑफ प्लासी होता है। दोस्तों इसी क्रम में बात करें 1717, इसमें मुगल एम्परर जो हुआ करते थे, मुगल शासक औरंगजेब, इनकी मृत्यु हो जाती है तथा उसके बाद ही लगभग डाउनफॉल शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर का, क्योंकि कोई भी जो पावरफुल शासक नहीं बनता है मुगल एम्पायर में। तथा दोस्तों एक और यह गलती बोल सकते हैं भारतीय शासकों की, और यह जो है वो सुनहरा अवसर था अंग्रेजों के लिए। इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1717 में जो मुगल बादशाह हुआ करते थे फारूक शेर, तो उन्हें एक फंगस बीमारी होती है जिससे उनके पैर में एक फुंसी हो जाती है तथा यहाँ पर
कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पाते हैं। जो वैद्य हुआ करते थे वो कोई भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तथा उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर आए हुए थे यहाँ पर, डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन इसमें मैं मेंशन करना, नोट्स में आपके मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों डॉक्टर हैमिल्टन को, जब डॉक्टर हैमिल्टन आए तो उन्होंने इनका इलाज किया तथा वैक्सीन वगैरह दिए और उनका पैर जो है वो ठीक हो गया। इसी से खुश होकर फारुखसियर ने फ्री ट्रेड की पॉलिसी दे दी। किसको ये दी? तो डॉक्टर हैमिल्टन को थी, किंतु जो डॉक्टर हैमिल्टन थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजे गए थे, तो यह परमिशन डायरेक्टली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल गई। तथा इससे अब चूंकि मुगल साम्राज्य जो है वो पूरे भारत में एस्टेब्लिश हुआ करता था उस समय, तो जब अंग्रेज़ों को यह परमिशन मिली मुगल बादशाह से, फारुखसियर से, तो उन्होंने इस परमिशन को पूरे भारत में चलाया तथा फ्री ट्रेड किया। और इसी को दोस्तों अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की बात करें दोस्तों, तो यह वह दस्तावेज हुआ जो 1215 में सर्वप्रथम लिखित रूप में मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी। इसके किसी सेपरेट वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी देंगे दोस्तों, लेकिन अभी तो आप यह जान लीजिए कि यह मैग्ना कार्टा जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी दी गई थी डॉक्टर हैमिल्टन को, उसी को अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है वो फ्री ट्रेड के अधिकार मिल गए थे इन्हें। ओके गाइस, ऐसे ही बने रहें आगे भी। अब आगे का टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आगे हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे 1857 का रिवोल्ट करेंगे। देन उसके बाद भारत में नवीन राज्यों का जो उत्कर्ष होता है, जब डाउनफॉल ऑफ मुगल्स होता है, तो उसके बाद जो छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। वहाँ के जो सूबेदार नियुक्त होते थे मुगल्स की तरफ से, तो वह स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। इसी कारण से नए राज्यों का उदय होता है भारत में, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे दोस्तों। So दोस्तों, I request you, please don't forget to like, share and subscribe. And for any suggestion, please do let me know in the comment section. Thank you guys. God bless you all.